इसके बाद खबरें विस्तार से। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी जेल में बंद अपने विधायकों को बाहर लाकर वोट डलवा सकती है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में सुभाषपा के एक विधायक अब्बास अंसारी और सपा के 2 विधायक रमाकांत और इरफान सोलंकी जेल में बंद है। यूपी में राज्यसभा के लिए मतदान होना है। तो जेल से बाहर लाकर डलवा सकते हैं वोट। सपा के 2, सुभाषपा का 1 विधायक जेल में बंद। यूपी में राज्यसभा के लिए होना है मतदान। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, राज्यसभा के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के 2 और सुभाषपा के 1 विधायक को लेकर जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या जेल से बाहर अनुमति मिल सकती है या बाहर ला सकते हैं? देखिए प्रियंका जी, आपको बता दें कि जो जेल में बंद हैं विधायक, उनको लाने के लिए बड़ी कानूनी अड़चन है। लाया जा सकता है, लेकिन अदालत के आदेश पर या सरकार पहल करे या फिर संबंधित पार्टी। तो समाजवादी पार्टी ने पहल की है कि जो जेल में बंद है इरफान सोलंकी, रमाकांत यादव और अब्बास अंसारी, इनको लाने की तैयारी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी में कवायद चल गई है। हालांकि अभी चुनाव 25 तारीख को होना है, लेकिन समाजवादी पार्टी फुल प्रूफ तैयारी में है कि कैसे भी 111 विधायकों का लक्ष्य हासिल कर अपने 3 कैंडिडेट को राज्यसभा भेजा जा सके। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से कवायद की शुरुआत हुई है, क्या इस बात की अनुमति आसानी से मिल जाएगी? क्या कुछ इसमें नियम और कानून होते हैं? देखिए, बड़ा जटिल है ये और इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें मामला अदालत से जुड़ा हुआ है और जेल में बंद विधायकों को जो जेल का सिस्टम है, जो जेल की व्यवस्था है, उस व्यवस्था से गुजरना होगा। अदालत को भी लाइन अप करना होगा। ये चीजें थोड़ी क्रिटिकल हैं, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि जो समाजवादी पार्टी से जुड़े 3 विधायक हैं, हालांकि एक विधायक वो सुहेल देव पार्टी का है, ओपी राजभर का है, अब्बास अंसारी, लेकिन समाजवादी पार्टी का दावा है कि अब्बास अंसारी उनके पक्ष में मतदान करेंगे। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर तमाम समीकरण की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं वो कोशिश की जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि ये समीकरण अंदर ही अंदर साधने का प्रयास किया जा रहा है और यही वजह है कि जेल का रुख किया है समाजवादी पार्टी ने? हाँ बेशक प्रियंका, समाजवादी पार्टी अपनी फुल प्रूफ तैयारी कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी में बगावत जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद पल्लवी पटेल, उसके बाद आज फिर ब्रजेश प्रजापति और कमलाकांत गौतम ने भी बगावत कर दी है। तो बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, फिर भी अच्छा करने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से। अब देखना ये होगा कि कितना बेहतर हो पाता है। समाजवादी पार्टी कैसे 111 का जादुई आंकड़ा छुपाती है। जी बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से राज्यसभा के मतदानों को लेकर समाजवादी पार्टी अपना समीकरण साधने में लगी हुई है। 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं, जिसमें 2 को लेकर समाजवादी पार्टी आसानी से राज्यसभा सांसद जितवा सकती है, लेकिन 1 उम्मीदवार को लेकर यहां पर मामला अटका हुआ है, जिसको लेकर ये तमाम कवायद जारी है। और इसके बाद अगली खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली बॉर्डर से जुड़ी बड़ी खबर, किसान आंदोलन जारी। शुक्रवार को शंभू बॉर्डर पर हुई थी झड़प, किसानों और पुलिस के बीच हुई थी झड़प। एक पुलिसकर्मी की गई थी जान, हिंसा में घायल था एएसआई। इससे पहले एक किसान की हुई थी मौत। तो लगातार 4 दिनों से किसान आंदोलन जारी है। अलग अलग जगहों पर किसानों को रोकने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और ऐसे में हिंसा में एक एएसआई घायल हुआ था। जानकारी मिली है कि घायल जवान की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को शंभू बॉर्डर पर हुई थी झड़प। इससे पहले एक किसान की मौत की खबरें भी सामने आ रही थी। किसानों और पुलिस के बीच शुक्रवार को हुई थी झड़प। हिंसा में घायल हुआ था एएसआई, जिसकी मौत की खबर अब निकलकर सामने आ रही है। एक पुलिसकर्मी की गई है जान, इससे पहले एक किसान की हुई थी मौत। तो लगातार पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा
आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। 2 बार इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। इस बीच में पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी बताई जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प में एक एएसआई की जान चली गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस मामले में जो जानकारी सामने आई वो ये आई है कि आज शनिवार सुबह लगभग जो हरियाणा पुलिस का जवान था, एसआई रैंक का जो जवान था, उनकी अचानक देहांत तो हो गया है। लेकिन जो जानकारी सामने आई वो ये आई है कि उनकी हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। हालांकि फिलहाल लगातार जो जांच है वो जांच की जा रही है, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल एक बार फिर से जो शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से हिंसक झड़प हुई थी, तो कुछ कहीं ना कहीं उससे भी जोड़ करके देखा जा रहा था। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आई है वो यही आई है कि सुबह हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। फिलहाल ताजा अपडेट यही है कि कहीं से एक जो जवान है, जवान कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो हरियाणा पुलिस का जवान था, एसआई रैंक का अधिकारी था, और जिन्हें अपनी जीवन लीला जितनी समाप्त हो गई, फिलहाल ये जानकारी सामने आई है। जी बिल्कुल अजीत, इससे पहले एक किसान के मौत की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। शंभू बॉर्डर पर यदि ताजा स्थिति की बात करें तो क्या कुछ जानकारी है? और देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से किसानों का जो दिल्ली कूच का जो आह्वान था और शंभू बॉर्डर पर जो 13 तारीख को जो तस्वीर देखने को मिली थी, जो सुरक्षा एजेंसी और किसानों के बीच में जो झड़प हुई थी, उसके बाद क्योंकि वो उस दौरान वहां की बैरिकेडिंग को तोड़ नहीं पाए थे, जिसकी वजह से वो उससे आगे नहीं बढ़ पाए। हालांकि उसके बाद से लगातार जो किसान है वहीं पर डटे पड़े हैं, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। और कल शुक्रवार को एक बार फिर से वो तस्वीर देखने को मिली जब किसान और सुरक्षा जवानों के बीच में झड़प हुई। लेकिन इस बीच जो शनिवार को सुबह एक पुलिस जवान की मौत हो गई, जो हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। फिलहाल जो जानकारी ये सामने आई है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है और एसआई रैंक के अधिकारी थे। हालांकि अभी उनकी जो पहचान है वो भी फिलहाल अधिकारियों की तरफ से नहीं की गई है कि उनका नाम क्या था, क्या उम्र थी और क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन प्राथमिक जानकारी के तौर पर यही बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। और कहीं ना कहीं क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि कल जिस तरीके से वहां पर झड़प हुई, तो कुछ लोग उससे भी जोड़ करके जरूर देख रहे हैं। जी बिल्कुल अजीत, तो कल की झड़प के बाद आज की स्थिति की यदि बात करें तो शंभू बॉर्डर और आसपास के बॉर्डर्स पे क्या कुछ स्थिति आपको देखने को मिल रही है? देखिए, बताना चाहूंगा, मैं इस समय टिकरी बॉर्डर पर हूँ। टिकरी बॉर्डर की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो सुरक्षा जवान है वो पूरी तरीके से तैनात है, क्योंकि यहाँ कई लेयर में सुरक्षा घेरा बनाया गया है और अलग अलग लेयर में अलग अलग जवानों को तैनात किया गया है। जहां पहले एक बैरिकेडिंग आ गया है, उस बैरिकेडिंग के बाद यहाँ पर एक और बैरिकेडिंग है जहां पर आरएफ के जवान को तैनात किया गया। उसके बाद ये जो पीछे की जो तस्वीर है, यहाँ पे ये सीआरपीएफ के जवान है, जो पक्की सीमेंटेड बॉर्डर को यहाँ पे बना दिया गया है। और उसके अलावा जो कटीली तार है, नुकीली तार, इसको इस पर लगाई गई है। और इसके अलावा अगर पीछे की तस्वीर देखें तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो टेंटर लगा रखे हैं उसमें अस्थायी बंकर भी बनाए गए और वहां पर भी जो जवान है वो तैनात किए गए। हालांकि यहाँ की अगर मैं स्थिति की बात करूँ तो तस्वीर यहाँ पे सामान्य है, स्थिति सामान्य बनी हुई है, क्योंकि जो किसान है वो भी शंभू बॉर्डर पर ही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर तैयारियां पूरी जरूर है, लेकिन माहौल की अगर मैं बात करूँ तो माहौल एकदम शांत है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से मुस्तैदी में डटी हुई है। जी बिल्कुल अजीत, तो 5वां दिन आज किसान आंदोलन का चल रहा है और ऐसे में ट्रैक्टर मार्च की भी बात निकलकर सामने आई है। ट्रैक्टर मार्च कहां कहां निकाला जाएगा, क्या तैयारियां हैं, क्या पुलिस के द्वारा इंतजाम है? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, लगातार जहां एक और शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके बाद भारत बंद का हालांकि कुछ राज्यों में असर देखने को मिला, लेकिन ज्यादातर राज्यों में मिला जुला असर देखने को मिला। कोई खास उतनी भारत बंद का जो असरबंदी है वो नहीं देखने को मिली। ऐसे में जो किसान है वो अलग अलग तरीके से अपना जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर किसानों ने कह दिया कि वो जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं है। और शायद इसी का परिणाम है कि भले ही किसान जो है वो शंभू बॉर्डर पर हो और वहां से दिल्ली उनके लिए काफी दूर हो, लेकिन बावजूद इसके अगर दिल्ली के जो बॉर्डर की बात करूं, क्योंकि मैं भी टिकरी बॉर्डर पर और यहाँ की अगर तस्वीर की बात करूं तो यहाँ पर कई लेयर में सुरक्षा घेरा बनाया गया है, वहां पर सुरक्षा जवानों को तैनात किया गया और हर तरीके से मुस्तैदी साफ तौर पर देखने को मिले। या दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि तमाम बॉर्डर की जो है उसको सुरक्षा जवानों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। सुरक्षा जवान पूरे तरीके से वहां पर तैनात है और हर तरीके से, चाहे वो ड्रोन कैमरा हो, सीसीटीवी कैमरा हो, अलग अलग तरीके से जो जवान है वो निगरानी कर रहे हैं। जी, इसके अलावा कल 18 फरवरी को केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच चौथी दौर की वार्ता होनी है, उसको लेकर क्या कुछ सुनने को मिल रहा है? क्या लग रहा है आपको कि क्या बातचीत के बाद उम्मीद की जा सकती है कि कुछ रास्ता निकलकर सामने आएगा?
और देखिए ये सबसे बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों तीसरे दौर की जब चंडीगढ़ में जो किसान और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में जो बैठक हुई, तो वो भी कहीं ना कहीं बेनतीजा ही रही थी। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि चौथे दौर की जो बैठक होगी उसमें कितना जो है वो क्या चीजें निकल के सामने आती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार 3 दौर की बैठक और किसानों के हक में कुछ ना आना, क्योंकि जो सबसे बड़ी जो मांग है किसानों की वो है एमएसपी की मांग, और एमएसपी की मांग को लेकर लगातार जो किसान है वो डटे हुए हैं। और इसी का परिणाम है कि किसानों ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो पीछे हटने वाले नहीं है। तो ऐसे में सबकी निगाहें फिलहाल अब चौथे दौर की जो बैठक है उसमें बनी हुई है। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार चौथे दौर की बैठक में क्या कुछ निकल के आ पाता है, क्या कुछ दोनों के किसान नेताओं के और सरकार के बीच में क्या सहमति बन पाती है, कितने चीजों को आगे देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या निर्णय निकल करके सामने आता है। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आम चुनाव की तैयारी तेज, दिल्ली में बीजेपी का मंथन शुरू। 17 और 18 को राष्ट्रीय परिषद की हो रही है बैठक के समापन पर पीएम मोदी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को करेंगे संबोधित। 24 पर मंथन, राष्ट्रीय अधिवेशन। आम चुनाव की तैयारियां तेज, तस्वीर आप देख पा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं। आज की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन दीप जलाकर किया है। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सभी मौजूद थे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता सादिक खान लाइव जुड़ चुके हैं। जी सादिक, जिस तरह से अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से मिशन 2024 को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम कर रही है, उसी कड़ी में राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है जिसकी आज शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस अधिवेशन में मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। साथ ही जब कार्यक्रम में प्रधानमंत्री यहां पहुंचे तो जेपी नड्डा ने उन्हें शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने जो हॉल में प्रदर्शनी लगी है उस प्रदर्शनी को पूरा अवलोकन किया। पूरी प्रदर्शनी को यहाँ प्रधानमंत्री देखते हुए नजर आए। साथ ही अब 3 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यहाँ भाषण होना है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने जानकारी दी कि 3 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पर भाषण होना है, इसके अलावा आज की तारीख में देखा जाए तो क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेंगे? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे उससे पहले क्या कुछ सूत्र तमाम पदाधिकारियों को दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, सीधा इस जो ये अधिवेशन है इसका मकसद ही जो जितने पदाधिकारी हैं उन्हें 2024 में जो पार्टी की जीत का मंत्र दिया जा रहा है। सूत्र भी ये भी बता रहे हैं कि आज इस अधिवेशन में 2 प्रस्ताव भी भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। तो सभी बिंदुओं पे यहाँ पार्टी के जो आला जितने भी पदाधिकारी हैं वो इस पर गंभीरता से लगे हुए हैं। बात की जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तो उनके 3:30 बजे जो ये भाषण होना है उसके बाद ही स्थिति पूरी तरह से साफ होगी। कल इस पूरे अधिवेशन का समापन भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साफ तौर पर ये साफ है, ये जितना भी रोड मैप है प्रियंका, ये 2024 को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस अधिवेशन को कर रही है। जब हमने इस कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि इस अधिवेशन को राजनीति से ना जोड़े, चुनाव से ना जोड़ें, ये पार्टी की प्रक्रिया है, इसलिए इस अधिवेशन को हम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम जीतने जा रहे हैं। जी प्रियंका। जी सादिक, इसके अलावा यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बात करें, क्योंकि पूरे देश भर से पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं, कितनी संख्या में आज दिल्ली पहुंचे हैं पदाधिकारी? जी प्रियंका, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, सभी पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जितने डिप्टी सीएम हैं, सभी प्रदेशों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं। लगभग 11,500 जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँच चुके हैं और सेशन वाइज इस कार्यक्रम की प्रक्रिया चल रही है जो रात्रि तक इसी तरह से चलती रहेगी। कल इस कार्यक्रम का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जी प्रियंका। जी बिल्कुल सादिक, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको जानकारी दे दें, जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। 3 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अभिभाषण होना है।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी, इस वक्त की अहम जानकारी, कमलनाथ बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। नकुल नाथ भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है। भारतीय राजनीति में अहम जानकारी, कमलनाथ बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। तो लगातार इस बात को लेकर सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ के साथ बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों का बाजार इस समय गर्म हो चुका है। शामिल हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है। जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ। कमलनाथ दिल्ली के लिए हुए रवाना, नकुल नाथ भी दिल्ली के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में यह जानकारी पुख्ता तौर पर अब निकल कर आ रही है। हालांकि जब तक पूरी जानकारी नहीं आती तब तक सूत्रों के हवाले से यह माना जा रहा है कि इस बात को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और छिंदवाड़ा कांग्रेस के सांसद नकुल नाथ बीजेपी में शामिल होने को लेकर रवाना हो चुके हैं। इस बीच कमलनाथ और नकुल नाथ के साथ दिल्ली के लिए दोनों साथ में रवाना हुए हैं। उनके प्रोग्राम में शुक्रवार को बदलाव हुआ। वे पहले छिंदवाड़ा से भोपाल पहुंचे और उसके बाद विशेष विमान से दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कमलनाथ आज 3:15 बजे दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे में कमलनाथ और नकुल नाथ के दिल्ली पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में माना जा सकता है कि आज 3 बजे के बाद बड़ी खबर, बड़ा धमाका भारतीय राजनीति में हो सकता है। कांग्रेस के पूर्व सीएम बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। बलिया में भी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जहां परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से पैसे वसूली करने वाले मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मुन्ना भाई ने परीक्षा पास कराने के लिए 8,99,000 रुपए लिए थे। आरोपी के पास से 16 प्रवेश पत्र समेत 13 फोन, 4 आधार कार्ड बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।